नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा है, उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे सभी बच्चे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपकी चल रही होगी पढ़ाई। तो आइए भई, आपका जो डिज़ीज़ वाला टॉपिक है उसको आज अंतिम चरण की ओर लेकर जाते हैं और आपके इस टॉपिक को कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं। तो सभी साथी क्लास के साथ जुड़ जाइए, सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाइए और क्लास को हम लोग फिर शुरू करने वाले हैं। सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून और सभी को जय हिंद, जय भारत। सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त, बेहतरीन, ज़बरदस्त और बहुत ही एनर्जी से भरपूर होंगे। तो आइए क्लास में आ जाइए जल्दी से और मुझे बताइए, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप सभी बच्चों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? क्या आप लोग बहुत अच्छे से क्लास के साथ जुड़ रहे हैं? तो आप थम्स अप कर दीजिए, मैं पहचान जाऊँगी कि सब कुछ चीज़ें एकदम सही चल रही हैं। तो जल्दी से क्लास के साथ जुड़ें और कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आप लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं बेटा, ठीक है? चलिए, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। राधे, राधे, गुड आफ्टरनून। आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा प्रोटोजोअल डिजीज, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और वायरल डिजीजेस के बारे में बता देना चाहती हूँ। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने वायरल डिजीजेस के बारे में पढ़ा था। विषाणु जनित रोग मैंने आपको कराए थे और आपने सभी विषाणु जनित रोगों को कर लिया था, लेकिन कुछ और ऐसी बीमारियां जो आपको वायरस के कारण होती हैं और एक्स्ट्रा डिजीज यानी टिक से अलग हैं वो, तो उनके बारे में आप लोगों को पूछा जाएगा। आप उनको कैसे करके आएंगे, तो चलिए बात करते हैं बेटा। जैसे कि मैंने आपको कहा था, कोरोना नाम की बीमारी भी किसके कारण होती है? आपने कहा था वायरस के कारण। कोरोना, कोरोना किसके कारण होती है? विषाणु के कारण। सिर्फ इतना याद रखना है कि कैसे होता है कोरोना, तो आप कहोगे विषाणु करता है हमारे अंदर कोरोना बीमारी। वायरस के कारण होती है दोस्तों ये बीमारी। और मैम कौन सा वायरस है जो इस बीमारी को करता है? तो उस वायरस का नाम भी याद रखोगे, सार्स। ठीक है, सार्स सीओवी। ठीक है, सार्स सीओवी 19, ये बैक्टीरिया का, ये वायरस का नाम है दोस्तों। सार्स सीओवी 19 नाम का बैक्टीरिया है, ये आपके अंदर करता है कोरोना। अब कोरोना का प्रभावी अंग मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है, क्योंकि सबने देखे थे कोरोना के हालात, आपने देखा था। ठीक है, मैम आज छुट्टी क्यों नहीं थी? मैम बेटा छुट्टी क्यों होती है आज, ये बताओ। कल तो थी ना छुट्टी, कल तो संडे था। तो सुनो जल्दी से चीजें, आप लोग अच्छे से समझो। और आप लोगों को कोरोना का प्रभावी अंग कभी भी पूछता है तो कहोगे आपके फेफड़े, क्योंकि वो मंजर आप लोगों को याद होगा जब ऑक्सीजन के जो सिलेंडर थे वो कम पड़ गए थे देश में, है ना। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, तो यहाँ पर अफेक्टिव ऑर्गन जो होता है वो हमारे फेफड़े होते हैं। ये वायरस हमारे फेफड़ों को टारगेट करता है, हमारे लंग्स को इफेक्टिव करता है। क्लियर? अगली बीमारी जो बेटा वायरस से होती है दैट इज स्वाइन फ्लू। आपने इसके बारे में भी सुना होगा, स्वाइन फ्लू। तो ये भी एक बीमारी थी, स्वाइन फ्लू। ये भी एक महामारी की तरह आई थी बीमारी, और ये बीमारी भी हमारे अंदर वायरस करता है। और इस बीमारी को करने वाले वायरस का नाम था H1N1 वायरस। ठीक है, H1N1 वायरस दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है, H1N1 करता है स्वाइन फ्लू। और स्वाइन फ्लू का भी प्रभावी अंग फेफड़े ही था। ठीक है, तो इस बीमारी में भी हमारे फेफड़े ही प्रभावित होते हैं। ये बीमारी भी हमारे अंदर फेफड़ों का संक्रमण है। तो इस बीमारी में भी आप लोगों का जो अफेक्टिव ऑर्गन होगा वो होते हैं फेफड़े दोस्तों। तो ये दोनों बीमारियां भी आपको पूछी जाती हैं, किसकी वजह से होती हैं? ये वायरस की वजह से होती हैं। ठीक है, अच्छा आओ आगे बात करते हैं। अब अगली बीमारी की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं, कुछ और बीमारियां। ठीक है, जैसे आपको पूछे कि मीना माता रोग किसके कारण होता है? मीना माता। तो दोस्तों कुछ अब ऐसी बीमारियां पढ़ा रही हूं जो आपके अंदर अलग से आपको पूछी जाती हैं। जैसे आपको पूछता है मीना माता रोग किसके कारण होता है, तो मीना माता भी एक बीमारी है बच्चों। ये बीमारी होती है पारे की अधिकता से। आपके शरीर में जब पारा अधिक हो जाता है, तो पारे की अधिकता से, पारे की अधिकता के कारण होती है ये बीमारी। तो ये भी एग्जाम में आ जाती है। ठीक है, पारे की अधिकता के कारण होता है ये रोग। तो कई बार जब पारा हमारे शरीर में अधिक हो जाता है, मोर अमाउंट ऑफ मरकरी, मरकरी यानी कि पारा, बेटा पारे का सिंबल होता है Hg।
तो पारे को जब आप ज्यादा अपने शरीर में ले जाएंगे तो ये बीमारी हो सकती है मीना माता रोग। सिर्फ ये पूछा जाता है कि मीना माता रोग जो है ये किस तत्व की अधिकता से होता है, तो आप कहते हो पारा। दूसरी बीमारी है दोस्तों इटाई इटाई रोग। इटाई इटाई, आपको पूछेगा कि इटाई इटाई नाम की बीमारी किसकी वजह से होती है। ये भी एक बीमारी है, तंत्रिका तंत्र की बीमारी है इटाई इटाई। इसमें आपकी किडनी वगैरह भी जो है वो खराब हो जाती है। इटाई इटाई रोग जो होता है मैम, ये भी किसकी वजह से होता है, तो ये होता है कैडमियम की अधिकता से। कैडमियम भी एक एलिमेंट होता है, एक तत्व होता है। तो जब आप कैडमियम की ज्यादा मात्रा खा लेते हो तो आपके शरीर में ये बीमारी हो जाती है। क्लियर? तो ये किसके कारण होती है, कैडमियम की अधिकता के कारण। तो ये छोटी छोटी बीमारियां हैं जिनसे सिर्फ आपको इतना पढ़ना है कि कौन सी बीमारी किसके कारण हो रही है। तो यहाँ पर कैडमियम जब अधिक अधिक हो जाता है, मोर कैडमियम, तो कैडमियम जो होता है इसका सिंबल होता है CD। तो कैडमियम बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाए तो इटाई इटाई रोग हो जाता है। ठीक है। एक होता है दोस्तों रानी खेत बीमारी। रानी खेत तो एक जगह का भी नाम है, घूमने जाते हैं पहाड़ों में, उत्तराखंड में। रानी खेत एक बीमारी भी है दोस्तों, है ना। रानी खेत, गोविंदा की एक मूवी थी, वहां इसकी शूटिंग हुई थी, गोविंदा की मूवी की, रानी खेत में। तो रानी खेत एक बीमारी है दोस्तों, जो कि किसमें होती है, पक्षियों में। तो ये रानी खेत बीमारी किसमें होती है, ये आपको पूछा जाता है। तो ये जो बीमारी है ये बेसिकली पक्षियों में आपको देखने को मिलती है। ठीक है। ये बीमारी बेसिकली आपको बर्ड्स में देखने को मिलती है। तो ऐसे पूछा जाता है कि रानी खेत नाम की बीमारी किसमें होती है, पक्षियों में होती है। ठीक है। अच्छा, पक्षियों में एक और बीमारी होती है बर्ड फ्लू। पक्षियों के अंदर एक और बीमारी होती है जिसको कहा जाता है बर्ड फ्लू। तो बर्ड फ्लू भी आपको पूछ सकता है ये किसमें होता है। तो नाम से पता चल रहा है दोस्तों, बर्ड फ्लू पक्षियों में होता है और विषाणु के कारण होता है। ये भी याद रखना कि ये विषाणु के कारण होता है। तो जो बर्ड्स होती हैं उनमें एक वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, जिस वजह से पक्षियों के अंदर क्या होता है, इनके शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है। पक्षियों के, ऐसे पक्षी को खाने से हम इंसान भी क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इस हफ्ते में बायोलॉजी खत्म कर देंगे बेटा, ठीक है। इस हफ्ते में बायोलॉजी खत्म। क्लियर? तो आओ अब हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर ये जो आप लोगों का बर्ड फ्लू है ये होता है, आप लोग इसको बताकर चलते हो H5N1। इसके वायरस का नाम होता है H5N1। तो स्वाइन फ्लू होता है H1N1 और बर्ड फ्लू होता है H5N1, ये याद रखना। ठीक है। क्लियर? हाँ, जापान में एक लेक है बेटा, उस लेक में रहती हैं मछलियां। उस मछली के अंदर पारा ज्यादा होता है, उस मछली को खाने से हमारे अंदर मीना माता रोग हो जाता है। ठीक है। क्लास बिल्कुल लाइव चल रही है, आ जाओ। तो ये आपकी एक्स्ट्रा बीमारियां थी जिनको आपको पढ़ना है। अब मैं लेकर चल रही हूं आप लोगों को एक नए सफर की तरफ दोस्तों। अब हमारा सफर है प्रोटोजोआ के साथ। तो हेडिंग डालेंगे प्रोटोजोअल डिजीज, हेडिंग डालेंगे दोस्तों प्रोटोजोअल डिजीजेस। मैं कल से आप लोगों की बॉटनी शुरू कर रही हूं प्यारे दोस्तों। ठीक है। प्रोटोजोअल डिजीज, आज ये बीमारियां खत्म हो जाएंगी, फिर हम बात करेंगे कल की क्लास में बॉटनी की। तो 3 क्लासेस में, 3 या 2 क्लासेस में आपकी बॉटनी खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे हमारा एक टॉपिक क्लासिफिकेशन की। ठीक है, समझ में आ गई बात? है ना। ट्रोकोमा जो था वो बेसिकली एक तरीके का आई फ्लू ही था बेटा, आई फ्लू ही था। H5N1 क्या है मैम, एक वायरस का नाम है। ये मैंने लिखा ना, वायरस है बेटा ये। तो बर्ड फ्लू फैलाने वाले वायरस को कहा जाता है H5N1। ठीक है प्रशांत, तो एक बर्ड फ्लू फैलाने वाला वायरस है H5N1। तो इन बीमारियों को डिटेल में बिल्कुल नहीं पढ़ना, इनके बारे में सिर्फ यही पॉइंट है जो मैंने लिखवाए हैं, वही वही आपको पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटोजोअल रोगों के बारे में। तो प्रोटोजोअल से होने वाली बीमारियों को याद करने के लिए भी एक ट्रिक है। क्या है दोस्तों? DMPK सिंक, DMPK सिंक। ठीक है। तो डीएम है दोस्तों, डीएम तो सब जानते हो। डीएम, तुम भी दिल्ली पुलिस में जाओगे, दिल्ली पुलिस में आगे बढ़ोगे, आप लोग क्या करोगे बेटा, तैयारी करोगे, पढ़ाई करते रहोगे, तो आप लोग क्या हो जाओगे बेटा। मैम मीना माता किसका कार्ड होता है बेटा? मीना माता होता है पारे की अधिकता के कारण। जब आपके शरीर में पारा चला जाता है ना, तब आपको ये बीमारी होती है, पारा। ठीक है। क्लियर? चलो आओ आगे बात करते हैं। तो प्रोटोजोआ को कैसे याद कर सकते हो? DMPK सिंह। तो बेटा डी से बनता है डायरिया, डायरिया। अब डायरिया तो आप लोग जानते हो दोस्तों, डायरिया
दस्त लग जाते हैं बेटा, पेट खराब हो जाता है। मलेरिया, बेटा मलेरिया तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको यहाँ से बीमारी पूछी जाती है ना प्रोटोजोआ से, तो सर्दी खांसी ना लवेरिया हुआ, ये गया यारो इसको मलेरिया हुआ, मलेरिया हुआ, मलेरिया हुआ। अगला टारगेट सीपीओ है, बिल्कुल सही बात बेटा, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, लगातार अपने पथ पर चलते रहना है आप लोगों को। चलो आओ, हाँ जी बेटा, एक क्लास आपकी इकोलॉजी की भी लूंगी, नो टेंशन, एक क्लास इकोलॉजी की भी लूंगी। तो मलेरिया बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपको प्रोटोजोआ से। फिर होता है पायरिया, ठीक है, पायरिया दोस्तों। तो पायरिया भी आप लोग जानते हो, दांत से संबंधित होता है पायरिया रोग। ये कालाजार भी ज्यादा पूछा जा सकता है, कालाजार एक बीमारी होती है, कालाजार, ठीक है। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, ओ हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। तो भैया आओ, कालाजार एक रोग भी होता है, ठीक है। अब फिर उसके बाद पूछा जाता है स्लीपिंग सिकनेस। अगली बीमारी है दोस्तों स्लीपिंग सिकनेस, यानी कि भैया मुझे नींद ना आए, नींद ना आए, नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, चैन ना आए। तो नींद नहीं आएगी, चैन नहीं आएगा, तो यही बीमारी है बेटा स्लीपिंग सिकनेस, जिसको कहा जाता है निंद्रा शोथ, ठीक है। क्या कह देते हैं दोस्तों, निंद्रा शोथ। चलिए आइए भैया चलते हैं, अब इन बीमारियों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डायरिया को मैं यही बता देती हूँ, ये डिटेल में बिल्कुल नहीं आता। डायरिया जो होता है आप जानते हो, दस्त लग जाते हैं दोस्तों इसमें। डायरिया को हम लोग मोशन भी कहते हैं, दस्त। भैया पोटी जो है वो बार बार आनी शुरू हो जाती है, और ये किसके कारण होता है, एक प्रोटोजोवा के कारण। प्रोटोजोवा का नाम बताना मैडम, तो आप बताओगे एंट अमीबा, ठीक है। आप लोग बताकर चलते हैं एंट अमीबा। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, हिस्टोलिटिका। मैम क्या है ये पर प्रोटोजोवा का नाम है दोस्तों। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नाम का प्रोटोजोवा करता है इसको, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका। तो बस कभी भी आपको पूछे कि कौन सा प्रोटोजोवा हमारे अंदर क्या करता है, भैया ये करता है, तो ये प्रोटोजोवा का नाम है, ये प्रोटोजोआ का नाम है, ठीक है, प्रोटोजोआ। तो ये किसका नाम है दोस्तों, प्रोटोजोआ का नाम है। तो कौन सा प्रोटोजोआ हमारे अंदर बेटा डायरिया रोग करता है, तो आप कहोगे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। समझ में आ गई ना बात, आरवी नर्सिंग असिस्टेंट बिल्कुल कर सकते हो, क्लियर। चलो अब बात करते हैं हम डिटेल में मलेरिया की। तो भैया आओ, डिटेल में पूछा जाता है मलेरिया, तो डालो भैया हेडिंग मलेरिया, ठीक है। मलेरिया हुआ, मलेरिया हुआ। तो भैया मलेरिया किसके कारण हुआ, मलेरिया हुआ प्रोटोजोआ के कारण। पूछा जाता है पेपर में कि मलेरिया रोग किसके कारण होता है, आप बताकर आएंगे प्रोटोजोआ के कारण। हमारे अंदर हो जाता है प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन। प्रोटोजोआ क्या होते हैं बेटा, सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, वैसे ही प्रोटोजोआ होते हैं सूक्ष्म जीव, ठीक है। मैम कौन सा प्रोटोजोआ है, तो बताओगे प्लाज्मोडियम। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा प्रोटोजोआ हमारे अंदर करता है मलेरिया, आप कहोगे प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम नाम का बैक्टीरिया हमारे अंदर करता है प्रोटोजोआ। अभी कल परसों एनडीए का एग्जाम हुआ था, कल ही हुआ था संडे में, वहां भी एक क्वेश्चन आया था। तो प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ हमारे अंदर करता है मलेरिया। मैम मलेरिया रोग जो होता है इसका कारक क्या है, यानी कि ये है प्लाज्मोडियम, ये कैसे हमारे शरीर में जाता है, क्या ये डायरेक्टली हमारे शरीर में चला जाएगा, या इसको हमारे शरीर में ले जाने का काम एक मच्छरी करेगी, मच्छर करेगी। तो बिल्कुल मलेरिया रोग को फैलाने का काम करती है मादाएं, और कौन सी मादाएं, मादा एनोफिल्स मच्छर। तो दोस्तों मादा एनोफिल्स नाम की मच्छर है, यही फैलाती है हमारे अंदर मलेरिया। इस मादा मच्छर की गट में, इस मादा मच्छर के डंक में होता है ये प्लाज्मोडियम, और जब ये हमारा खून पिएगी ना, भिन 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 भिन, खून पी लिया इसने, तो ये हमारे खून में छोड़ आती है इसको, प्लाज्मोडियम को। तो आप लोगों को कभी भी पूछे कि कौन सी महिला है, कौन सी महिला मच्छर है जो हमारे अंदर करती है दोस्तों मलेरिया, तो आपने कहना है एनाफिल्स मॉस्किटो,
एनाफिल्स मॉस्किटो होती है, ये हमारे अंदर कर रही होती है मलेरिया रोग। क्लियर। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। प्रभावी अंग कौन सा होता है? मलेरिया का प्रभावी अंग कौन सा होता है? इफेक्टिव ऑर्गन। तो मलेरिया रोग के अंदर जब हम अपने इफेक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं तो मलेरिया रोग में आपकी आरबीसी प्रभावित होती है और आपका लीवर भी यहाँ प्रभावित हो सकता है। तो आप लोग बताएंगे कि लीवर हमारा यकृत प्रभावित होता है, आप कहेंगे आरबीसी, आपकी आरबीसी को ही ये क्या करता है? चट करता है दोस्तों। लाल रुधिर कोशिका, ठीक है, लाल रुधिर कोशिका भी इसमें क्या होती है? प्रभावित होती है, लाल रुधिर कोशिका। और कई जगह आपको ऑप्शन में मिलेगा स्प्लीन भी दोस्तों, प्लीहा भी। तो ये सारे ऑर्गन आपके इफेक्टिव होते हैं मलेरिया रोग में, है ना? ठीक है, तो ये सारे ऑर्गन क्या होते हैं? आपके इफेक्टिव होते हैं। अच्छा, एक बच्चा कुछ पूछ रहा, आपने बताया नहीं। मनीष कुमार, बेटा क्या पूछ रहे हो? मुझे आपका बस यही कमेंट दिखा है, बताया नहीं। तो बताओ क्या होता है बेटा, क्या पूछना चाह रहे हो? ये प्रभावी अंग है बेटा मलेरिया के। अच्छा, मलेरिया रोग जो होता है इससे रिलेटेड आपको और क्या क्वेश्चन पूछेगा? तो मलेरिया से आपको पूछता है कि मलेरिया रोग जब होगा तो इसमें आपको पता है बुखार आता है बेटा। तो मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम, ये इसके कुछ होस्ट होते हैं दोस्तों। प्लाज्मोडियम जो होगा इसके कुछ होस्ट होते हैं। होस्ट बोले तो पोषक, यानी ये कहाँ कहाँ रहता है, किस किसके शरीर से ये पोषण लेता है, ये आपको पूछेगा। तो प्लाज्मोडियम के दो होस्ट होते हैं, इसके होस्ट पूछे जाते हैं। होस्ट होते हैं पोषक, मतलब ये कहाँ कहाँ पर जनन करता है, किस किसके शरीर में ये रहता है। तो प्लाज्मोडियम, इसके प्लाज्मोडियम जो होता है परजीवी है प्लाज्मोडियम। इसके दो होस्ट होते हैं, एक होता है प्राथमिक पोषक, एक होता है द्वितीयक पोषक। मतलब इसका प्राथमिक पोषक कौन होता है ये पूछेगा, प्राथमिक पोषक। ठीक है बेटा, एक तो पूछा जाता है कि प्लाज्मोडियम का प्राथमिक पोषक कौन है, प्राइमरी होस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, प्राइमरी होस्ट। ठीक है, और दूसरा होता है इसका द्वितीयक पोषक, दूसरा होता है दोस्तों द्वितीयक पोषक, यानी कि आप लोगों से पूछता है सेकेंडरी होस्ट। इसका प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट किसको कहते हैं, ये आपको पूछेगा। तो आपने बड़े अच्छे से पढ़ना है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मोडियम का प्राइमरी होस्ट कौन है, सेकेंडरी होस्ट कौन है। तो भैया प्राइमरी होस्ट मतलब जिसके शरीर में ये पहले रहता है, तो पहले ये मादा मच्छर के पास रहता है। तो आपने कहा कि मादा एनोफिल्स जो होती है, ठीक है, मादा एनोफिल्स जो होती है वो इसका प्राइमरी होस्ट होती है। मादा एनाफिल्स, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो जो है वो इसका क्या होती है? प्राइमरी होस्ट होती है। क्लियर। तो मादा मच्छर इसका कैसा होस्ट है? प्राइमरी होस्ट, यानी पहले प्लाज्मोडियम इसी के पास रहता है, इसी के पास, मादा मच्छर के पास। फिर ये मच्छर किसी इंसान को काट लेगी, है ना, जैसे मुझे काट लिया इसने, तो फिर अब ये इस प्लाज्मोडियम को मेरे अंदर छोड़ देगी, तो मैं हो जाती हूँ प्लाज्मोडियम की सेकेंडरी होस्ट। तो यानी कि आपको कभी भी पूछेगा कि मानव जो होते हैं, ह्यूमन, वो क्या होते हैं? तो मानव होते हैं इसका द्वितीयक पोषक। तो मानव हो जाते हैं दोस्तों द्वितीयक पोषक। समझ में आ गई? यही क्वेश्चन आएगा। मैम पारा और कैडमियम कैसे अंदर जा सकते हैं? कैडमियम तो प्रदूषण के माध्यम से जा सकता है। कई कई बार हम लोग कैडमियम से बने उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, पैकिंग में आती हैं सामग्रियां, उनके द्वारा जा सकता है। ठीक है, और आप लोग बताकर चलते हो कि पारा जो है मछली, मैंने कहा ना मीना माता एक लेक है, उस लेक के अंदर जितनी भी मछलियां हैं उनमें पारे की अधिकता है। उन मछलियों को खाने से पारा आपके शरीर में अधिक चला जाता है। ठीक है, तो आप लोग बताकर चलोगे कि, ठीक है, तो आप लोग बताकर चलेंगे कि प्राथमिक पोषक कौन होता है? मादा एनाफिल्स, और सेकेंडरी होस्ट होता है ह्यूमन यानी कि मानव। वॉइस इंक्रीज करूं? आप लोग इंक्रीज कर सकते हो बेटा फोन से आवाज। आओ अब आगे बात करते हैं। अब आपको मलेरिया रोग का इलाज भी पूछा जाता है पेपर में। भैया मलेरिया रोग अगर किसी को हुआ है तो इसका ट्रीटमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रही हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रही हूँ बेटा। ठीक है, क्योंकि मैंने लिख दिया है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, ये आपको पूछा भी गया है पेपर में। तो इसका इलाज है दोस्तों एक दवा, एक दवा दी जाती है मलेरिया रोगियों को, एक मेडिसिन दी जाती है मलेरिया से ग्रस्त रोगियों को। मैम इस मेडिसिन का नाम क्या है? तो इस मेडिसिन का नाम है दोस्तों कुनेन। इस मेडिसिन का नाम है कुनेन। क्या कहते हैं दोस्तों? कुनेन।
तो इस मेडिसिन का नाम है कुनेन दोस्तों। अब ये कुनेन नाम की जो दवा है ये कैसे बनाई जाती है, आपको पूछा जाता है पेपर में, तो आप कहते हो ये सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है, सिनकोना वृक्ष की छाल से। ठीक है, सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त करते हैं इसको, ये आपको पूछा गया क्वेश्चन है, छाल से प्राप्त करते हैं। तो आपको पूछा गया है कि जो ये कुनेन नाम की दवा है ये कौन सी बीमारी के इलाज में दी जाती है, मलेरिया के इलाज में। मैम ये कैसे प्राप्त की जाती है, तो सिनकोना वृक्ष की छाल से। सिनकोना एक पेड़ है बेटा, सिनकोना एक पेड़ है, उस पेड़ की जो छाल है उससे बनाई जाती है। मान लो ये सिनकोना पेड़ है, ये सिनकोना का पेड़ है, तो इस पेड़ की ये जो बार्क है, ये जो बार्क है, ये वाला एरिया जिसको हम कहते हैं छाल, इससे प्राप्त की जाती है बेटा। तो सिनकोना वृक्ष की जो छाल होती है यानी कि जो बार्क होती है, इससे ये प्राप्त की जाती है जो कुनेन होती है। तो आप लोग बताओगे ये किससे निकाली जाती है, बार्क ऑफ सिनकोना। ठीक है, बार्क ऑफ सिनकोना ट्री, सिनकोना ट्री। ये आपको पूछा गया प्रश्न है कि मलेरिया के उपचार में इस्तेमाल की जाने वाली क्लोरोक्विनेन या कुनेन नाम की जो दवा है ये कैसे प्राप्त की जाती है, तो सिनकोना वृक्ष की छाल से। डॉक्टर देता है एक बड़ी सी दवाई, डॉक्टर एक बड़ी सी दवाई देता है खाने के लिए दूध के साथ, वही होती है ये कुनेन, इसी को क्लोरोक्विनेन भी बोलते हैं दोस्तों। मैं यहाँ लिख देती हूँ क्लोरोक्विनेन, इसी को या तो कुनेन बोलते हैं या कई बार क्लोरोक्विनेन के नाम से आ जाती है, क्लोरोक्विनेन। तो कई बार कुनेन या क्लोरोक्विनेन के नाम से ये आ जाती है। ठीक है, तो इतना आपको मलेरिया के बारे में पढ़ना है। आ जाओ भाई बालको, अब चलते हैं दूसरी बीमारी की तरफ। दूसरी बीमारी कौन सी थी, आपने मलेरिया को कर लिया कंप्लीट, मलेरिया से इतने इतने फैक्ट हैं जो पूछे जाते हैं, मैंने बताया है ना, क्लियर क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं कि पायरिया क्या है दोस्तों, पायरिया। तो पायरिया आपके दांतों से संबंधित, आप जानते हो पायरिया आपके दांतों में लगता है ना, आपके टीथ से रिलेटेड बीमारी होती है पायरिया। अब पायरिया जो है, आपको ये एक बार क्वेश्चन पूछा था और जीवाणु से सही माना था, लेकिन फिर उसको चेंज करा गया था क्वेश्चन को। तो आप याद रखना पायरिया जो होता है ये आपके प्रोटोजोआ से ही होने वाली बीमारी है, प्रोटोजोआ से ही बताओगे। और कौन से प्रोटोजोआ से होती है आप बताओगे, एंट ओमीबा, आप बताकर चलते हो एंट ओमीबा जिंजीवेलिस, जिंजीवेलिस। एंट अमीबा जिंजीवेलिस नाम का प्रोटोजोआ होता है। क्या नाम है इसका, एंट अमीबा जिंजीवेलिस। ये प्रोटोजोआ करता है आपके अंदर जिंजीवेलिस, ये प्रोटोजोआ करता है आपके अंदर पायरिया रोग। ये आपके मुंह में रहता है दोस्तों प्रोटोजोआ, एंट अमीबा जिंजीवेलिस, ये प्रोटोजोआ का नाम है और ये आपके मुंह में रहता है दोस्तों, और मुंह में जाकर आपके दांतों के बीच फंस जाता है और आपके दांतों में पायरिया करता है, जिससे आपके दांतों से खून निकलता है, मुंह से स्मेल आती है, ये होता है पायरिया दोस्तों। ठीक है, ये होता है पायरिया। ठीक है, नहीं कुनेन तो अलग है बेटा, जो कपड़ों में रखते हैं वो तो आपकी दूसरी दवाई होती है, ये खाने वाली दवाई होती है कुनेन, जिसको आप लोग क्या कहते हो, ये कुनेन एक दवाई है जो कि मलेरिया के उपचार में दी जाती है, उसको नॉर्मली हम कुनेन बोलते हैं, लेकिन वो अलग है दोस्तों, ये अलग है, कभी उसको खा के बैठ जाओ तुम, वो अलग है ये अलग है। ठीक है, चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो पायरिया से सिर्फ इतना ही पूछेगा। अब बारी आती है कालाजार रोग की, ये आता है डिटेल में कालाजार रोग। तो आओ कालाजार के बारे में पढ़ते हैं अब। कालाजार दोस्तों प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी कालाजार। अच्छा, कालाजार नाम का जो रोग होता है इसको भी हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कालाजार को कहा जाता है डमडम फीवर। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, डमडम फीवर। ये कोलकाता के डमडम नाम के शहर में सबसे पहले मिला था, इसीलिए इस बीमारी को हम डमडम फीवर कहते हैं। डमडम एक शहर का नाम है दोस्तों, तो ये कोलकाता के अंदर है ये शहर डमडम, डमडम नाम का एक शहर है कोलकाता में, उस कोलकाता शहर को डमडम नाम के शहर के अंदर ये बीमारी सबसे पहले मिली, इसीलिए इसका नाम रख दिया डमडम फीवर। कभी सोचो तुम्हारा डमडम बजा देगा ये। ठीक है, तो मतलब ये एक बुखार है, और इस बुखार के अंदर जो होगा, मैं मादा मच्छर जानवरों को नहीं काटती क्या बेटा, बिल्कुल काटती है, लेकिन इसका जो वायरस है वो एक्टिव होता है ज्यादातर किसमें, इंसानों के अंदर। ठीक है, जर्जर की आवाज आ रही है, जर्जर की आवाज तो नहीं आनी चाहिए बेटा। चलो आओ आगे बात कर रहे हैं, चेक करा रही हूँ मैं वॉइस, कोई दिक्कत नहीं, आओ।
अब ये भी किसके कारण होता है आपको पूछेगा तो आप कहोगे प्रोटोजोवा के कारण होती है ये बीमारी भी। इस बीमारी को भी हमारे अंदर कौन करता है दोस्तों? प्रोटोजोवा। ठीक है, ये बीमारी भी हमारे अंदर होती है प्रोटोजोवा के कारण। अब जब ये बीमारी हमारे अंदर प्रोटोजोवा के कारण होती है तो कौन सा प्रोटोजोवा है आप बताओगे? लीशमेनिया। लीशमेनिया दोस्तों, लीशमेनिया नाम का प्रोटोजोआ है। ठीक है, आप बताते हो लीशमेनिया। लीशमेनिया, लीशमेनिया डोनोवानी, पूरा नाम लिख लो, लीशमेनिया डोनोवानी। ठीक है, डोनोवानी। तो लीशमेनिया डोनोवानी है इस बीमारी को करने वाला नाम। ठीक है, यानी कि प्रोटोजोआ का नाम। अब ये जो बीमारी होती है जिसको हम लीशमेनियसिस भी कहते हैं, क्योंकि लीशमेनियस के इसका प्रोटोजोआ का नाम है, इसीलिए इसको कई बार लीशमेनियसिस भी कह देते हैं। लीशमेनियसिस, तो कई बार ये आपको लीशमेनियसिस के नाम से आ जाती है, लीशमेनियसिस। तो कई बार आपको ये लीशमेनियसिस के नाम से भी पूछी जा सकती है। खैर, आपको ये ज्यादातर कालाजार के नाम से पूछा जाता है, तो कालाजार मैंने लिखवा दिया है। बाकी कभी कभी अगर लीशमेनियसिस ब्रैकेट में लिख लो, आप इसके साइड में लिख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि इसी को कहते हैं लीशमेनियसिस, क्योंकि इसके प्रोटोजोआ का ही नाम है लीशमेनिया। अब मैम ये लीशमेनिया हमारे शरीर में कैसे पहुंचता है? तो इसका भी एक वेक्टर होता है, इसका भी एक कारक है। मैम कारक क्या होगा? तो यहाँ पर एक मक्खी है बेटा, एक मक्खी जिसको कहते हैं हम लोग बालू मक्खी। तो बालू मक्खी होती है जो रेत में पाई जाती है, बालू मक्खी, वही मक्खी के पास होता है ये प्रोटोजोआ। और ये मक्खी जब हमें काट लेती है तो इसको हमारे शरीर में छोड़ आती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग सैंड फ्लाई। तो पूछा जाता है कि बालू मक्खी का संक्रमण कौन सा प्रोटोजोआ वाला रोग करता है, या कालाजार रोग का कारक क्या है? तो आप कहते हो बालू मक्खी। अच्छा, बालू मक्खी का एक और नाम है दोस्तों, बालू मक्खी को हम एक और नाम से जानते हैं। बालू मक्खी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों, आप बताकर चलोगे, फेलोबोटोमस। फेलोबोटोमस। तो कई बार ये फेलोबोटोमस के नाम से भी आती है। ठीक है, फेलोबोटोमस। तो कई बार इसको हम लोग फेलोबोटोमस के नाम से भी जानते हैं। तो या तो ऑप्शन में बालू मक्खी मिलेगा या फेलोबोटोमस मिलेगा। बालू मक्खी का ही दूसरा नाम होता है फेलोबोटोमस। ठीक है, चलो अब इस बीमारी का भी प्रभावी अंग कौन सा होता है? प्रभावी अंग, इस बीमारी का इफेक्टिव ऑर्गन है हमारा स्प्लीन। इफेक्टिव ऑर्गन क्या होता है दोस्तों? हम लोगों का स्प्लीन, यानी कि प्लीहा, जहां पर आपकी जो आरबीसी होती हैं वो मरती हैं जाकर। तो इस बीमारी का प्रभावी अंग होता है प्लीहा दोस्तों, प्लीहा यानी कि स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन। क्लियर? तो आपको इतना यहां से याद करना है, इस बीमारी से इतना याद करना है। ये 3-4 पॉइंट किससे होता है? लीशमेनिया नाम के प्रोटोजोआ से। कारक क्या है? बालू मक्खी है। इसका प्रभावी अंग क्या होता है? प्लीहा होता है। इतना आपको याद रखना है। चलो आओ अगली बीमारी की तरफ चलते हैं। अगली बीमारी है स्लीपिंग सिकनेस। ये भी पूछी जा सकती है दोस्तों, स्लीपिंग सिकनेस। तो जो स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी है ये भी होती है प्रोटोजोआ के कारण। अब मैम कौन सा प्रोटोजोआ है जो इस बीमारी को करता है? तो भैया आइए प्रोटोजोआ का नाम लिखते हैं। ये बीमारी भी कौन करता है? प्रोटोजोआ करता है। मैम कौन सा प्रोटोजोआ करता है? तो प्रोटोजोआ का नाम है दोस्तों ट्रिपनेसोमा ब्रूसी। ठीक है, चलो लिखते हैं, ट्रिपोनोसोमा ब्रूसी। ट्रिपोनोसोमा ब्रूसी। तो ये किसका नाम है? परजीवी का नाम है दोस्तों, ट्रिपोनोसोमा ब्रूसी। ठीक है, हाँ हो गई आवाज सही। ठीक है बेटा, अब तो सही आ रही होगी ना आवाज? मैंने चेक करवा ली थी, आवाज में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, अब बिल्कुल सही है आवाज। तो आ जाओ ट्रिपोनोसोमा ब्रूसी। आज मेरा टारगेट है कि इन बीमारी को आज मैं आपको खत्म करा देती हूँ, क्योंकि इन बीमारियों को खत्म करने के बाद कल से मैं आपको बोटनी शुरू करूंगी ना बेटा, तो इसीलिए थोड़ा सा कमेंट में कम देख रही हूँ, जिससे कि कंटेंट ज्यादा दे पाऊं और आपका जो बीमारी वाला चैप्टर वो कवर कर पाऊं। तो ट्रिपनोसोमा ब्रूसी जिसको कहते हैं, ट्रिपनोसोमा ब्रूसी। देखो सोमा का मतलब होता है नींद, सोमा का मतलब होता है नींद, और ब्रूसी, ब्रूसी मतलब है इसका सरनेम, समझ सकते हो। तो ट्रिपनोसोमा जो ब्रूसी नाम का वो होता है प्रोटोजोआ, ये करता है हमारे अंदर क्या? स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी। अब दोस्तों जो स्लीपिंग सिकनेस है इसका भी एक कारक होता है, यानी कि ये प्रोटोजोआ
एक मक्खी के अंदर रहता है, तो इसको भी एक मक्खी हमारे अंदर पहुंचाती है। तो इस बीमारी का भी कारक पूछा जाता है पेपर में। तो कारक बताकर चलते हो कि इस बीमारी को करने वाला जो कारक है वो होती है आपकी सीसी मक्खी। कौन सी मक्खी दोस्तों? सीसी मक्खी। तो सीसी मक्खी भी आप लोगों की एक तरीके की मक्खी है, सीसी फिलाई, सीसी मक्खी जिसको कहते हो। तो ये मक्खी आपके अंदर कौन सी बीमारी करती है? आप कहेंगे कि करती है स्लीपिंग सिकनेस। ये मक्खी जब तुम्हें काट ले तो तुम्हें नींद ही नींद, प्यारे बच्चों तुम्हारी नींद में क्या हो जाती है? कमी, नींद वींद सब उड़ जाती है। इस मक्खी का भी एक और नाम है दोस्तों, इस मक्खी का भी एक और नाम है। इस मक्खी को आप लोग सीसी मक्खी तो कहते हैं, साथ में ये ग्लो करती है बेटा, ग्लोसीना भी कहते हैं इसको, ग्लोसीना। तो कई बार इसका नाम आपको ग्लोसीना आता है। बेटा ये ग्लो करती है, फेरम लवली लगाकर ये ग्लो करती है। जैसे फेरम लवली लगाकर लड़कियां ग्लो नहीं करना शुरू कर देती, वैसे ये मक्खी भी ग्लोइंग मक्खी है, ये भी फेरम लवली लगाती है और ग्लो करती है। तो इसीलिए इसको आप लोग ग्लोसीना के नाम से भी जानते हो। ठीक है, अब इस बीमारी का कोई प्रभावी अंग नहीं है, इस बीमारी से इतनी चीजें आपको पूछी जाती हैं। इसमें हमारी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, मूड खराब हो जाता है, हम गुस्से वाले हो जाते हैं, झनझनाकर पड़ते हैं दूसरों पर। ठीक है, क्लियर? चलो, बच्चा कह रहा है कि भैया इसका मैंने नाम वैसे पीछे लिख दिया था, लो लिख लो, तुम हिंदी में भी लिख लो, निंद्रा शोथ इसको हम कह देते हैं। तो ये इतनी बीमारियां थी जो आपके अंदर करता है प्रोटोजोवा। तो प्रोटोजोवा से होने वाली बीमारियों को भी हमने आज कवर करा। अब हम चलते हैं अगली बीमारियों की तरफ, जो है कवक जनित रोग। तो दोस्तों कवक जनित रोग आपको पूछे जाएंगे, कवक जनित रोग। ठीक है, यानी कि फंगल डिजीजेस। अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा फंगल डिजीजेस। तो हम लोगों ने वायरस से होने वाली बीमारी कर ली, हमने प्रोटोजोवा से होने वाली कर ली, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हमने कर ली। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? अब हम लोग बात कर रहे हैं कवक से होने वाली बीमारियों के बारे में। तो भाई आइए, कवक से होने वाली बीमारियां भी बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी ही हैं। इनके लिए हम फाइलेरिया भी बता दूंगी बेटा बाद में, इसके बाद फाइलेरिया बता दूंगी। वो एक परजीवी रोग होता है, ठीक है, एक परजीवी रोग है। तो अभी हमने बात करनी है कवक के बारे में। तो कवक की जो ट्रिक है वो है गंजा दामाद, गंजा दामाद। ठीक है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो ये ट्रिक है दोस्तों, गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो एक कवक से होने वाली बीमारियां हैं और इनको याद करने वाली ये ट्रिक है। क्लियर? ये एक ट्रिक है दोस्तों। तो आपने देखा गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा से बनता है गंजापन, जो आपको नहीं पूछा जाता पेपर में, है ना, आज तक तो पूछा नहीं गया भैया। गंजापन, गंजापन कैसे होता है? कवक से होता है। दमा पूछा जाता है, दमा, दामा से बनेगा दमा, एस्थमा। एस्थमा एक बीमारी होती है जो कि हमारे अंदर कवक के इन्फेक्शन से होती है, एस्थमा पूछा जाता है। मैम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दाद, दाद बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दै से बनेगा दाद, दाद यानी कि रिंगवॉर्म। तो आपको पूछा जाता है कि कौन सी बीमारी कवक से होती है और उसमें ऑप्शन दिया हुआ होता है दाद। तो दाद सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो कैसे होता है दाद? दाद एक कवक का इन्फेक्शन है, फंगस से होता है। फिर होता है दोस्तों खाए, खाए का मतलब हो जाता है खाज, खाज हो जाती है भैया, खाज, स्कैबीज, खुजली हो जाती है, खुजली, वही है ये स्कैबीज। और फ्रूट का मतलब होता है एथलीट फूट, एथलीट फूट, एथलीट फूट। ठीक है, यानी कि ये भी एक बीमारी है जिसको कहते हैं एथलीट फूट के नाम से जानते हैं। इसमें आपके पैर में कवक का इन्फेक्शन हो जाता है और आपके पैर से खालसी उखड़नी शुरू हो जाती है, आपकी स्किन जो है वो उखड़नी शुरू हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये होता है। ये सारी बीमारियां क्या होती हैं आप लोगों की? कवक के कारण होती हैं। तो भैया गंजापन नहीं पूछा, अस्थमा पूछा है, बताओगे कवक से होता है। रिंगवॉर्म बहुत ज्यादा है, गर्दन पे हो जाता है दोस्तों, उंगलियों के बीच में हो जाता है ना। और स्कैबीज, खाज हो जाती है पूरे शरीर पर। एथलीट फूट नाम की जो बीमारी है ये भी किसके कारण होती है? कवक के कारण होती है। अब यहां से आपको कवक का नाम आ सकता है, अस्थमा करने वाले कवक का नाम। तो बताकर चलते हो एस्परजीलस, एस्परजीलस। ठीक है दोस्तों, बताओगे एस्परजीलस फ्यूमीगेटस, फ्यूमीगेटस। तो ये कवक का नाम होता है एस्परजीलस फ्यूमीगेटस। इसी का कवक आपको पूछेगा बस, एस्परजीलस। आप लोग बताओगे एस्परजीलस फ्यूमीगेटस, फ्यूमीगेटस।
तो ये किसका नाम है? ये कवक का नाम है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। मैम कौन सा कवक है ये? जो आपके अंदर एस्थमा रोग करता है, इसका कवक है। एस्थमा एक सांस से संबंधित बीमारी है, इसमें सांस फूलने लगता है, जैसे ही हम भागेंगे या जैसे ही हम धूल की जगह जाएंगे तो सांस फूलने लग जाता है। ठीक है, एथलीट फूट, हाँ इसको फूट करना, ठीक है, एथलीट फूट नाम की बीमारी है, ही बनाना दोस्तों इसको, ठीक है, एथलीट फूट। अब देखो दाद को करने वाला वो जो वो है कवक, उसका नाम भी आ सकता है, तो बताओगे ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन। तो ट्राइकोफाइटोन एक कवक का नाम है, ट्राइकोफाइटोन ये करता है हमारे अंदर दाद, तो बताओगे ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन ये कवक का नाम होता है, ट्राइकोफाइटोन, जो करता है हमारे अंदर दाद नाम की बीमारी। ठीक है, बाकी यहाँ से आपको और कुछ नहीं पूछा जाता, एथलीट फूट करने वाले कवक का नाम भी आ सकता है, तो बताओगे टीनिया पेडिस। क्या होगा दोस्तों? टीनिया पेडिस, टीनिया पेडिस। ठीक है, टीनिया पेडिस नाम का कवक होता है, टीनिया पेडिस। तो ये आप लोगों के यहाँ पर हुए कवक से संबंधित रोग भी खत्म। तो ज्यादातर डिटेल में बैक्टीरिया आता है, फिर वायरस आता है, फिर प्रोटोजोआ और कवक से तो इतनी ही बीमारियां हैं जो आपको पूछी जाती हैं। बस इनमें नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी बीमारी कवक से होती है। तो ये आप लोगों की जो बीमारी है ये कवक से होती है। इनसे होने वाले कवक का नाम भी आ जाए तो मैंने कहा एस्परजिलस फ्यूमिगेटस पूछ सकता है बेटा, ट्राइकोफाइटोन आपके अंदर दाद करता है, और एथिलीट फूट का होता है टीनिया पेडिस, ये कवक के नाम है। बाकी और कुछ ना इलाज आएगा ना और कुछ, यहां से कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, अब आ जाओ बात करते हैं आनुवांशिक रोगों की, और आनुवांशिक रोगों में दो बीमारियां मुझे आपको पढ़ानी है। आनुवांशिक रोगों से दो बीमारियां आती है दोस्तों, आनुवांशिक रोगों से हम लोग दो बीमारियां पढ़ेंगे, जेनेटिक डिजीज से हम लोगों को पढ़नी है दो बीमारियां, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, ये दोनों आपको पूछी जाएंगी। ठीक है, तो आ जाओ भाई बात कर लेते हैं आनुवांशिक रोगों की। ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, जो एक परिवार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलते हैं बेटा, है ना, क्लियर? तो बेटा आ जाओ बात करते हैं आनुवांशिक रोगों में सबसे पहले हेमोफीलिया की। हेमोफीलिया आपको पूछा जाता है हेमोफीलिया एक कैसी बीमारी है, तो हेमोफीलिया की जब हम लोग बात करेंगे तो हेमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। ठीक है, तो देखो आपको दिख रहा है आनुवांशिक रोगों में लिखा है, तो आप लोग बताएंगे एक आनुवांशिक रोग है। ठीक है, तो लिखेंगे यह एक आनुवांशिक रोग है दोस्तों। आनुवांशिक बीमारी है, पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी मम्मी पापा में से अगर किसी को है तो बच्चों में भी होगी। ठीक है, तो क्या है दोस्तों? एक आनुवांशिक रोग है ना। हेमोफीलिया कैसी बीमारी है? एक आनुवांशिक रोग है। ये क्या है दोस्तों? एक जेनेटिक डिजीज है, ये होती है एक जेनेटिक डिजीज, आनुवांशिक रोग है दोस्तों। ठीक है, आपने बताया कि जेनेटिक डिजीज है। अच्छा मैम इसके बारे में दूसरा पॉइंट कि हेमोफीलिया रोग जो होता है इसका लक्षण क्या है? क्या है हेमोफीलिया? इसका मैम सिम्टम बताओ, हेमोफीलिया रोग का सिम्टम क्या होता है? तो बेटा इस रोग के अंदर रुधिर का थक्का नहीं जमता। हेमोफीलिया रोग का लक्षण क्या है? रुधिर का थक्का नहीं जमना। तो लिखोगे चोट लगने पर, जब आपको चोट लग जाती है ना, चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं जमता बच्चा, रुधिर का थक्का नहीं जमता, यानी कि थक्का नहीं जमता, यानी कि जैसे आपको चोट लगी, आप देखते हो कि 10 मिनट के अंदर आपका जो खून है वो निकलना बंद हो जाएगा, लेकिन अगर किसी को हेमोफीलिया है ना तो उसके अंदर क्या होगा? खून निकलता ही रहेगा, 24 घंटे तक ही निकलता रहेगा बेटा, है ना। तो आप लोग बताओगे एचआईवी क्या है मैम? बेटा एचआईवी एक वायरस का नाम है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, मैंने आपको एड्स वाले चैप्टर में कराया था ये एचआईवी। ठीक है, हाँ, तो खून का थक्का नहीं जमता इसके अंदर, क्लियर? तो आप लोग बताओगे चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं जमता, तो बताना ब्लड क्लॉटिंग इज नॉट डन, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग इज नॉट डन। तो यहाँ पर क्या होगा? खून का थक्का नहीं जमेगा, खून निकलता ही रहेगा दोस्तों। ठीक है ना, चलो आओ आगे बात करते हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो बात करेंगे आप लोगों का कि मैम जो हेमोफीलिया है इस बीमारी की कारक कौन होती है। तीसरा पॉइंट
भाई इस बीमारी का भी वेक्टर कौन होता है, कारक, यानी इस बीमारी की भी कैरियर कौन है, इस बीमारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम कौन करती हैं, तो ये बढ़िया सा काम महिलाओं के हाथों होता है दोस्तों। तो इस बीमारी की वाहक होती हैं महिलाएं, इस बीमारी की वाहक भी कौन होती है, फीमेल, ठीक है, फीमेल। इसीलिए इस बीमारी को एक और नाम से जाना जाता है, हेमोफीलिया को हम लोग एक और नाम से जानते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं शाही रोग। तो शाही पनीर तो तुमने खूब खाया है, इसके बारे में याद रखना कि हेमोफीलिया को शाही रोग कहते हैं दोस्तों, शाही रोग कहते हैं। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, शाही रोग के नाम से। इसको कहा जाता है रॉयल डिजीज। तो कौन सी आनुवांशिक बीमारी है जिसे हम रॉयल डिजीज कहते हैं, तो आप लोग कहोगे कि हेमोफीलिया नाम की जो बीमारी है इसे हम रॉयल डिजीज के नाम से जानते हैं दोस्तों, शाही रोग के नाम से जानते हैं। हाँ, क्योंकि ये क्वीन विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया को था, इंग्लैंड की महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, उनको थी ये बीमारी, इसीलिए इसको शाही रोग कहते हैं, क्योंकि वो शाही खानदान की थी भैया, महारानी थी, महारानी रानी थी वो एक, तो इसीलिए उनको इस बीमारी को शाही रोग कहते हैं। ये बीमारी आज भी है उनके खानदान में, उनका जो परिवार चलता आ रहा है उसमें आज भी है ये बीमारी, तो इसीलिए हेमोफीलिया को कहते हैं क्या प्यारे बच्चों, शाही रोग। अब मैम इस रोग को फैलाने वाली जो कारक है वो महिलाएं हैं, तो कारक का मतलब क्या है, कारक का मतलब ये है कि खून का थक्का तो इनमें जम जाएगा, मतलब सिम्टम नहीं दिखाई देगा, लेकिन खतरा है, इन्फेक्टेड है, ये आगे आने वाली पीढ़ी में इस रोग को ले जा सकती हैं, उसको कहते हैं कारक। क्यों कहते हैं इसको महिलाएं, क्यों है इसकी कारक, क्योंकि ये जो बीमारी होती है ना, ये एक्स गुणसूत्र को ही प्रभावित करती है। ये जो हेमोफीलिया रोग होता है, ये भैया दो तरीके के गुणसूत्र होते हैं, आपको पता है, एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र। तो ये जो हेमोफीलिया रोग है ये एक्स को ही प्रभावित करता है। हेमोफीलिया रोग में, हेमोफीलिया में कौन सा गुणसूत्र प्रभावित होता है, एक्स या वाई, बताओ। तो कहोगे कि मैम हेमोफीलिया रोग के अंदर वाई गुणसूत्र नहीं प्रभावित होता, वाई का ये बीमारी कुछ नहीं बिगाड़ पाती, इस बीमारी में गड़बड़ होती है एक्स में, और एक्स गुणसूत्र महिला को रिप्रेजेंट करता है, महिला, क्योंकि जो फीमेल होती हैं उनके पास दोनों ही एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। महिलाओं का जो 23वां जोड़ा है उसमें एक्स एक्स ही गुणसूत्र होते हैं, दोनों एक्स हैं, तो ये बीमारी एक्स को प्रभावित करती है, इसीलिए महिलाएं ही इस बीमारी की क्या होती हैं, वेक्टर, यानी कि वाहक। पुरुष इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं, पुरुष कभी वाहक नहीं होंगे। मैम वाहक का मतलब क्या होता है, वाहक का मतलब है कि दोनों एक्स में से एक एक्स खराब है, मान लो जिस पर मैंने हरा रंग लगाया ये एक्स खराब है, तो दोनों एक्स में से जब एक एक्स खराब होता है वो होता है वाहक। अब होगा क्या, अगर वो वाहक है ना तो उसमें खून का थक्का तो जम जाएगा, लक्षण नहीं दिखाई देंगे, लेकिन ये खतरा है, इसकी शादी अगर किसी व्यक्ति से कर दी तो अगली पीढ़ी में ये इस रोग को ले जाएगी, अगली पीढ़ी में इस रोग को ले जाने का काम कर सकती है। तो महिलाएं इस रोग की होती हैं वाहक, पुरुष नहीं होते। चलो, तो हेमोफीलिया के बारे में आपने इतना पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं अगली बीमारी की। अगली बीमारी है वर्णांधता, अगली बीमारी है दोस्तों वर्णांधता। तो नेक्स्ट डिजीज कौन सी है, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। तो आप बताएंगे अगली बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस, जो कि आपके अंदर किसके कारण होती है, आनुवांशिक रोग है दोस्तों, कलर ब्लाइंडनेस आपने सुना जरूर होगा। तो ये भी क्या होती है, एक आनुवांशिक रोग है, ये भी एक आनुवांशिक रोग है, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, आनुवांशिक रोग होता है दोस्तों, ठीक, जेनेटिक डिजीज है, ये भी एक क्या है, जेनेटिक डिजीज, ये भी एक जेनेटिक डिजीज है, क्लियर। अब बात करते हैं कि मैम इस बीमारी का लक्षण क्या होता है, ये बीमारी, इस बीमारी का लक्षण क्या है, इस बीमारी का सिम्टम क्या होता है। इस बीमारी में आप लोग बताएंगे जो लाल और हरे रंग में अंतर है ना वो नहीं कर पाते हम, तो इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता, तो लिखेंगे लाल तथा हरे रंग में, लाल तथा हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते दोस्तों, पहचान ही नहीं पाते कौन सा लाल है ना, और कौन सा हरा है, तो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं, तो नॉट डिफ्रेंशिएट, नॉट डिफ्रेंशिएट रेड एंड ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर,
जब कभी भी ये दोनों कलर एक साथ होते हैं तो हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये है लाल कलर, इट इज रेड कलर, ये लाल है, सबको दिख रहा है, सभी बच्चे इसे देख पा रहे हैं, सभी बच्चे इस डॉट को विजिबल कर पा रहे हैं, ये रेड कलर का है, और सभी बच्चे इस डॉट को विजिबल कर पा रहे हैं, ये ग्रीन कलर का है। तो आप मुझे बताएं, आपको दिखाई दे रहा है, क्या आप दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं? जल्दी बताओ। अच्छा, सभी बच्चों से पूछती हूँ कि यहाँ पे दो सर्कल आपको नजर आ रहे हैं, है ना? आपको यहाँ पर दो सर्कल विजिबल हो रहे हैं, तो मुझे बताएं कौन सा सर्कल आपको यहाँ पर ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। एक सेकेंड रुकना भाई, पहले मैं इसको अच्छे से सर्कल बनाती हूँ तुम्हारा। तो मुझे बताएं आपको यहाँ पर कौन सा सर्कल ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है, बताओ जल्दी से, सारे बच्चे बताओ कि कौन सा सर्कल है जो आप ज्यादा बड़ा देख पा रहे हो। ग्रीन कलर का सर्कल आप सभी बच्चों को ज्यादा बड़ा मुझे लग रहा है दिखाई दे रहा होगा, है ना? सभी बच्चे बताओ फटाफट, ग्रीन कलर का सबको ज्यादा बड़ा दिख रहा है? बोलो भाई, फटाफट से आंसर करो। कौन सा सर्कल आपको ज्यादा बड़ा दिख रहा है, ग्रीन या रेड? मेरे ख्याल से ग्रीन कलर का सर्कल आप सभी को ज्यादा बड़ा दिख रहा है ना? तो आप लोग बताकर चलते हैं कि ग्रीन कलर का सर्कल ज्यादा है ना। जिसके साथ ये दिक्कत हो रही है तो भैया टेस्ट करवा लो जाकर। ये वाला हरा है, बिल्कुल सही बात, ये छोटा है। तो जब कभी भी आपको ये दोनों कलर एक साथ दिखाई देंगे, आप उनमें गड़बड़ कर दोगे, है ना? आप उनमें क्या कर दोगे, गड़बड़। तो इस रोग का जो लक्षण होता है वो ये है कि यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा जो है, जब भी ये दो रंग एक साथ रखे जाएंगे तो दिक्कत आएगी बेटा फिर। इसीलिए इनको कभी भी ड्राइवर यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता। भैया सिग्नल पर यही दो लाइट हैं, ग्रीन सिग्नल हुआ तो तुम्हें रेड दिखेगा, तुम भागे चले जाओगे, ठीक है, रुक जाओगे, और रेड सिग्नल हुआ तो तुम्हें ग्रीन दिखेगा, फिर तुम भागे चले जाओगे। ऐसे हो जाता है बेटा गड़बड़, है ना? तो ये होता है कलर ब्लाइंडनेस। अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस रोग की भी वाहक कौन होती है? तो सेम यहाँ पर भी वही काम महिलाएं कर रही हैं। इस बीमारी की भी वेक्टर बोले या कैरियर बोले तो आप लोग बताते हो महिलाएं होती हैं। इस रोग की वाहक भी कौन होती है दोस्तों? महिला। वैसे ही सेम जैसे हीमोफीलिया रोग में होता था, इस रोग की कारक भी फीमेल होती हैं, क्योंकि ये बीमारी भी एक्स गुणसूत्र को ही प्रभावित करती है, ठीक है, एक्स गुणसूत्र को ही प्रभावित करती है। तो इसके बारे में आपको इतना पढ़ना था दोस्तों, समझ में आ गई बातें? तो ये होता है कलर ब्लाइंडनेस रोग। अब चलते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं कि एक बच्चे का डाउट था कि मैम फाइलेरिया नाम की बीमारी, फाइलेरिया कैसे होता है? फाइलेरिया, ठीक है, फाइलेरियसिस बोल दो या फाइलेरिया बोल दो, तो ये होती है एक बीमारी फाइलेरिया या फाइलेरियसिस। तो फाइलेरियसिस या फाइलेरिया नाम की बीमारी होती है, ये आपके अंदर होती है परजीवी के कारण। ये एक परजीवी रोग है दोस्तों, ये एक परजीवी रोग है, ठीक है। ये कैसे रोग है? परजीवी रोग है। ये एक पैरासाइट बीमारी है, पैरासाइट, पैरासिटिक डिजीज है दोस्तों, पैरासिटिक डिजीज यानी एक परजीवी के कारण होती है ना? परजीवी कौन सा है आप लोग बताते हो? ये जो फाइलेरियसिस है, वैसे तो ये मच्छर के कारण होता है दोस्तों, लेकिन एक परजीवी रोग है। और ये किसके कारण होता है आप बताते हो? मच्छर के कारण। मच्छर के काटने से ये बीमारी होती है, मॉस्किटोज के कारण, ठीक है, मॉस्किटो के कारण ये बीमारी होती है, क्लियर? अब एक और इसका, इसी को आप लोग एलिफेंटियसिस भी कह देते हैं, एलिफेंटियसिस, एलिफेंटियसिस, ठीक है, एलिफेंटियसिस, हाथी पांव जिसको कहते हैं, हाथी पांव। तो बेटा ये क्या है? इसी को आप लोग फाइलेरियसिस को ही कई बार जब ये बढ़ जाता है ज्यादा, एलिफेंटियसिस, हाथी पांव भी कह देते हैं। इसमें इतना सारा पैर ऐसे सूज जाता है आप लोगों को। तो एक परजीवी के कारण होने वाली बीमारी है, जो परजीवी मच्छर के अंदर होता है। तो मैम कौन से परजीवी के कारण होती है, कारक क्या है इसका, है ना? कौन से परजीवी के कारण होती है आपको पूछे तो बताओगे वाउचेरिया, वाउचेरिया ब्रोन क्राफ्टी, ब्रोन क्राफ्टी। तो वाउचेरिया ब्रोन क्राफ्टी के कारण होती है, वाउच एरिया,
वाउचेरिया ब्रोन क्राफ्ट क्या है? एक छोटा सा जीव है, ये एक छोटा सा परजीवी है दोस्तों, ठीक है, इसी के कारण होती है बीमारी। वाउचेरिया ब्रोन क्राफ्ट एक परजीवी है जो जो मच्छर के अंदर रहता है, और ये मच्छर जब हमें काटे तो हमारे शरीर में इसको छोड़ आता है, तो इसी के कारण ये बीमारी होती है जिसको आप कहते हैं, ठीक है। आवाज में क्या दिक्कत हो रही है? वॉइस में क्या दिक्कत हो रही है भाई? वॉइस तो बिल्कुल सही चल रही है, वॉइस में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बिल्कुल सही चल रही है। तो अब आप लोगों ने यहाँ पर ये बीमारियां कर ली हैं कवर। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ और बताने वाली हूँ चीजें। कल से हम लोग बॉटनी की शुरुआत करने वाले हैं। अब तो आवाज में कोई दिक्कत नहीं आ रही है बेटा, बिल्कुल सही चल रही है आवाज, ठीक है। अब कुछ और आप लोगों को आनुवांशिक रोग पूछ लिए जाते हैं, कुछ और आनुवांशिक रोग जिनका सिर्फ आपको नाम पढ़ना है, डिटेल नहीं आती है दोस्तों, जिनके बारे में आपको क्या पढ़ना है? सिर्फ नाम, क्योंकि ऑप्शन में आ जाते हैं कि कौन सी डिजीज एक जेनेटिक डिजीज है। तो आनुवांशिक रोगों में कुछ और बीमारियां मैं आपको बता रही हूँ जिनकी आपको डिटेल नहीं आएगी, सिर्फ उनका नाम आपको याद करना है। तो आप लोग बताकर चलोगे सीकल सेल एनीमिया, ठीक है, सीकल सेल एनीमिया। सीकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक रोग है, ठीक है। आप लोग बताओगे इसको कहते हैं हसियाकार एनीमिया, हसियाकार एनीमिया, ठीक है। एनीमिया है दोस्तों, खून की कमी होती है एनीमिया में, इसमें भी आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है, एक आनुवांशिक रोग है। इसमें तुम्हारी आरबीसी ना देखो ऐसी हो जाती है, हमारी जो आरबीसी है वो कैसी हो जाती है, यहाँ पर है नहीं वो सिंबल, चलो मैं दिखाती हूँ। आपकी आरबीसी ऐसी हो जाती है, हंसियाकार ऐसी हो जाती है दोस्तों आरबीसी। तो जब आपको ऐसे पूछे कि आरबीसी की शेप जब ऐसी हो जाती है, उसको कहते हैं हंसियाकार आरबीसी, सीकल सेल एनीमिया। दूसरी बीमारी जो आपके अंदर होती है, आप लोग बताओगे सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस ये भी एक बीमारी है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस ये भी एक आनुवांशिक रोग है दोस्तों। इससे भी आपको डिटेल में नहीं आएगा, सिर्फ पूछेगा कैसी बीमारी है, बेटा आनुवांशिक रोग है। और भैया इसमें क्या होता है, आपका पाचन तंत्र खराब हो जाता है, पाचन तंत्र खराब हो जाता है दोस्तों, ठीक है। वैसे आपकी किडनी विडनी भी खराब हो सकती है, लेकिन पाचन तंत्र आपका पूरा खराब हो जाता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका वो डैमेज हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम नॉट वर्क, इसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो काम नहीं करता अच्छे से, ठीक है। और तीसरी बीमारी है थैलेसीमिया, है ना, थैलोसीमिया। तो थैलेसीमिया नाम की बीमारी भी होती है, थैलेसीमिया। तो ये थैलेसीमिया नाम की जो बीमारी है ये भी आनुवांशिक रोग होता है। इसमें क्या होता है बच्चा, इसमें हेमोग्लोबिन नहीं बनता, हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा शरीर में, हेमोग्लोबिन नहीं बनता, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन नहीं बनता, तो आपको पूछेगा, ऑप्शन में दे देता है आपको ये सारी बीमारियां कि निम्नलिखित में से कौन एक आनुवांशिक रोग है, तो ये अगर ऑप्शन में हो तो ये आनुवांशिक रोग है, इनके अलावा कोई और हो तो वो आनुवांशिक रोग नहीं होता, ठीक है। तो लिख सकते हो हेमोग्लोबिन इज नॉट फॉर्म्ड, तो हेमोग्लोबिन नहीं बनता दोस्तों। फिर इन इन बच्चों को हर महीने या हर 3 महीने 2 महीने में इनका खून चेंज करना पड़ता है, थैलेसीमिया वाले। तो ये आप लोगों का डिजीज वाला चैप्टर हुआ खत्म। अब कल की क्लास में हम मिलेंगे बॉटनी के साथ। आवाज में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं बेटा, ठीक है। चलो भाई, अब कल से आपकी बॉटनी शुरू हो रही है, कल से हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक बेटा। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी को प्रणाम प्यारे बच्चों, ठीक है। मेंडल से आपको क्वेश्चन नहीं आते बेटा ज्यादा, ठीक। अगर आप लोगों को मेंडल का कोई सेक्शन लेना है तो वो मैं आपको एक दिन संडे में ले लूंगी, आप परेशान बिल्कुल ना हो उस चीज को लेकर, ठीक है। क्लियर। कलर ब्लाइंड टेस्ट होता है, कलर ब्लाइंडनेस के लिए कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है दोस्तों, उसको आप करा सकते हो, ठीक है। तो भाई मिलते हैं आप कल, तब तक के लिए नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को, जय हिंद जय भारत।